हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को नमस्कार। आज की हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप सभी के सामने है, शेड्यूल कास्ट पर आधारित रहेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को लेकर आए हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में आज हमें आखिर क्यों ये चर्चा में आया, आज हम इसके बारे में अचानक क्यों बात करने के लिए आतुर हुए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इससे जितने भी क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उन सभी से रिलेटेड चीजें जानकारी करने का प्रयास करेंगे। और इसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज जो हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आज हमारे सेशन में आया है, तो ये आखिर आज चर्चा में क्यों आया, तात्कालिक मुद्दा क्यों हुआ, आज इंडिया में इसकी चर्चा हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी करेंगे आज। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एनसीएससी, इसको यदि हम शॉर्ट फॉर्म में कहें मेरे प्यारे बच्चों, देखिए एनसीएससी कहेंगे। क्या कहेंगे हम? एनसीएससी। इसको हम एनसीएससी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। एनसीएससी का मतलब है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के बारे में बता दूं कि आज आपको सबसे पहले यदि इसके बारे में जानकारी करना है, एक आयोग के बारे में, कमीशन के बारे में जानकारी करना है, तो इसके अध्यक्ष के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो देखिए, विजय सापला साहब इसके प्रेजेंट एनसीएससी के प्रेजेंट अध्यक्ष हैं। ध्यान रखिएगा, शेड्यूल कास्ट कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वो विजय सापला साहब हैं। और अब हम आगे चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आखिर चर्चा में क्यों है दोस्तों। तो देखिए, ये आयोग आज चर्चा में क्यों आया, तो आप सभी के सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये चर्चा में क्यों है, ये आखिर क्यों चर्चा में आया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन तो इसका चर्चा में होने का कारण जो आज तात्कालिक रीजन आया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ने हाल ही में जोमेटो कंपनी, ये कंपनी है जोमेटो कंपनी के एक विज्ञापन को, जोमेटो कंपनी ने अपना एक विज्ञापन दिया। उस विज्ञापन का विरोध जताते हुए कहा गया कि अमानवीय और जातवादी बताते हुए उसे नोटिस जारी किया है। यानी एनसीएससी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इस आयोग के द्वारा जोमेटो कंपनी को के विज्ञापन को, जोमेटो कंपनी के विज्ञापन को अमानवीय और जातिवादी, यानी ये बताया गया ये अमानवीय है और ये जातिवादी व्यवहार को प्रदर्शित करता है। अमानवीय व्यवहार और जातिवादी व्यवहारों को परिलक्षित हो रहे हैं। ये दोनों व्यवहार, ये जोमेटो कंपनी के जो विज्ञापन में ये दोनों चीजें परिलक्षित हो रही थी। यानी शेड्यूल एनसीएससी को लगा कि ये अमानवीय और जातिवादी व्यवहारिक चीजें बताते हुए, यानी इस विज्ञापन में जातिवादिता को बढ़ावा दिया गया और अमानवीय व्यवहार को प्रदर्शित किया गया। तो एनसीएससी ने इसको जो नोटिस जारी कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में एनसीएससी के द्वारा, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा जोमेटो के एक विज्ञापन को अमानवीय और जातिवादी करार देते हुए उसको एक नोटिस जारी की गई है। इसीलिए आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे देखते हैं। तो देखिए, आगे सबसे पहले हम अब जानकारी करेंगे कि ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है क्या। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है क्या, ये बना कब,
क्या कैसे, तो इसके परिचय को जानेंगे। सबसे पहले इससे इंट्रोड्यूस होंगे हम आज, ये जाति आयोग आया क्यों। तो देखिए एनसीएससी एक संवैधानिक निकाय है। पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, दो टाइप का यहां पर क्वेश्चन बनाता है। देखिए एक आपसे पूछ लेगा, ऑप्शन देगा, इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है। दूसरा आपसे यहीं पर पूछ सकता है कि गैर संवैधानिक, ऑप्शन दे सकता है गैर संवैधानिक, संवैधानिक, और तीसरा है वैधानिक, कानूनी। तो ध्यान रखिएगा ये तीन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, आपसे पूछेगा, आपको आयोगों के नाम दे देगा और नाम देने के बाद आयोग दे देगा, किसी निकाय किसी सिस्टम का नाम दे देगा और नाम देने के बाद आपसे पूछ सकता है कि बताइए ये कौन सा निकाय है, कौन सा सिस्टम है। तो आपको ध्यान रखना है एनसीएससी एक संवैधानिक निकाय है। क्या है, ये संविधान के द्वारा बनाई गई एक संस्था है, एक आयोग है, जिसकी स्थापना, इसकी स्थापना क्यों हुई, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना शोषण के खिलाफ, यानी अनुसूचित जातियों का, शेड्यूल कास्ट का शोषण हो रहा था, इस शोषण के खिलाफ अनुसूचित जातियों को सुरक्षा प्रदान करने, इनको सुरक्षा प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने एवं उनके रक्षा करने के लिए की गई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि एनसीएससी की स्थापना का, इसे एक संवैधानिक निकाय का दर्जा देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था। एनसीएससी को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक निकाय का दर्जा क्यों दिया गया, इसका कारण यह था कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे उनको शोषण से बचाना और उनकी सुरक्षा करना, उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा करने का कार्य इस संस्था को सौंपा गया है। यानी यह शेड्यूल कास्ट के लिए स्पेशली एक संस्था निर्धारित की गई है, यह उनके हितों की रक्षा करेगी। तो चलिए, आपने जाना इसका परिचय, अब आगे चलते हैं। तो देखिए पृष्ठभूमि इसकी, विशेष अधिकारी, इसके विशेष अधिकारियों के बारे में चर्चा करते हैं। इसके कौन कौन से विशेष स्पेशल ऑफिसर होते हैं, विशेष अधिकारी होते हैं। तो देखिए प्रारंभ में, जब स्टार्टिंग में ये बना, तो प्रारंभ में संविधान के अनुच्छेद 338, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 338 के तहत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। जब संविधान बना था उस समय, जब एनसीएससी का गठन हुआ, तो उस समय एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। इस विशेष अधिकारी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त, कमिश्नर के रूप में नामित किया गया। यानी आपको ध्यान रखना होगा, एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट, ये आपका एससी एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त, कमिश्नर के रूप में नामित किया गया। यानी जब ये आयोग बना, संवैधानिक आयोग बना, ये संवैधानिक निकाय बना, ये संवैधानिक संस्था बनकर तैयार हुई, तो उस समय स्टार्टिंग में आर्टिकल 338 के तहत इसके एक स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति की गई, जिसे एससी और एसटी, अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग के आयुक्त के रूप में नाम दिया गया, नामित किया गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए, इसका ये विशेष अधिकारी के रूप में इसे पदस्थ किया गया। आगे देखते हैं। अब देखिए 65वां संविधान संशोधन, स्टार्टिंग में तो वो हुआ, स्टार्टिंग में आपने देख लिया कि इसका विशेष अधिकारी कौन था। अब आया 65वां संविधान संशोधन हुआ 1990 में, 1990 में 65वां संविधान संशोधन आया और इस संविधान संशोधन के बारे में संविधान के 65वें संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा आर्टिकल 338 में संशोधन किया गया। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 338 से शेड्यूल कास्ट और आपके ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई,
जिसे इनका आयुक्त कहा गया, इन दोनों संस्थाओं के आयुक्त या कमिश्नर के रूप में नामित किया गया। परंतु यह आपका जो ये विशेष अधिकारी हुए, इनके इस आर्टिकल 338 के तहत इनको नियुक्त किया गया, पदस्थ किया गया। परंतु आर्टिकल 338 में 65वें संविधान संशोधन 1992 में एक विशेष संशोधन किया गया, संशोधन आया। अब ये संशोधन क्या हुआ, तो देखिए 65वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा एक सदस्यीय प्रणाली को बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक संवैधानिक निकाय था। जब स्टार्टिंग में आर्टिकल 338 के तहत इसमें एक अधिकारी हुआ करता था, प्रारंभ में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आपका अनुसूचित जाति आयोग से, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग से 338 के तहत, आर्टिकल 338 के तहत एक अधिकारी, इनका विशेष अधिकारी हुआ करता था। परंतु इसमें 65वें संविधान संशोधन 1990 में इसमें संशोधन किया गया आर्टिकल 338 में, और संशोधन करने के बाद इसमें यह प्रावधान लाया गया कि ये एक सदस्यीय समिति को बहुसदस्यीय समिति के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यानी जो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक सदस्यीय संस्था थी, इसे बहुसदस्यीय संस्था के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो ये विशेष, आपने इसका विशेष संशोधन समझा कि इसमें जो संशोधन हुआ तो कब हुआ, पहले एक अधिकारी हुआ करता था, बाद में इसमें संशोधन जो हुआ, तो मेरे प्यारे दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में यानी शेड्यूल कास्ट कमीशन में जो संशोधन हुआ वो 1990 में हुआ, 65वां संविधान। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है अगला संशोधन, इसी के बारे में ध्यान रखिएगा, 89वां संविधान संशोधन आ जाता है, और यह संशोधन 2003 में होता है। कब होता है, 65वां संविधान संशोधन 1990 में होता है। फिर आ जाता है 89वां संविधान संशोधन अधिनियम, और यह संशोधन अधिनियम 2003 में होता है मेरे प्यारे दोस्तों। कब होता है, 2003 में। चलिए अब 2003 में जो 89वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, तो इसमें क्या प्रावधान किया गया, देखिए आर्टिकल 338 में संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु गठित पूर्ववर्ती राष्ट्रीय आयोग को, जो प्रारंभ में राष्ट्रीय आयोग को वर्ष 2004 में दो अलग अलग आयोगों में बदल दिया गया। ये तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्टिंग में, प्रारंभ में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया, और ये इस गठन के बाद इसके एक सिंगल अधिकारी, विशेष ऑफिसर के रूप में इसमें एक अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिसे कमिश्नर के नाम से जाना जाता था। परंतु इसमें 65वां संविधान संशोधन 1990 में आया, और ये जो एकल अधिकारी की जो संस्था थी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का, जो एक सिंगल अधिकारी ऑफिसर हुआ करता था, इसे हटा करके इसे बहुसदस्यीय समिति के रूप में व्यवस्थित किया गया। यानी इसमें एकल सदस्यता को हटा करके दो या दो से अधिक सदस्य बना दिए गए, यानी बहुसदस्यीय संस्था के रूप में बना दिया गया। परंतु अगला आया 89वां संविधान संशोधन, संविधान में संशोधन 89th अमेंडमेंट आया, और 2003 में, और 2003 में इसमें संशोधन होने के बाद 2004 में इन दोनों आयोगों को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोगों को अलग अलग करके इन्हें अलग अलग आयोग बना दिए गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को यहां तक की जानकारी, बेहतरीन जानकारी समझ में आई होगी। अब आगे हम इसको और अच्छे से डिटेल में जानकारी करते हैं। तो चलिए अगला है, ये अलग अलग आयोगों में देखिए बदल दिया गया। अब आगे आते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। पहला आयोग क्या आया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, दूसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स, एनसीएससी इसे कहा गया। क्या कहा गया, एनसीएससी। तो ध्यान रखिएगा, एक संस्था आई एनसीएससी और दूसरी संस्था आई एनसीएसटी।
दूसरी है एनसीएसटी, आपको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी ट्राइब्स का मतलब है जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं, जो जंगली क्षेत्र में रहने वाले निवासी हुआ करते थे, ट्राइबली क्षेत्र में रहने वाले निवासी होते थे, उन्हें जनजातियां नाम दिया गया और उनके लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। तो इस प्रकार से 2004 में 2 आयोग बन करके निकल आए। तो 2004 में इन दोनों आयोगों को अलग किया गया और दोनों अलग अलग आयोग के रूप में आप सभी के सामने एनसीएससी और एनसीएसटी के फॉर्मेट में तैयार हो गए। तो ये आपको बेहतरीन जानकारी बहुत अच्छे तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आ रही होगी। और आगे हम और इसको डिटेल में जानकारी करते हैं। तो देखिए संरचना, स्ट्रक्चर, इसकी बनावट क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसकी संरचना या बनावट, आज से कभी भी आपको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में कभी भी पढ़ना है तो इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो हमेशा के लिए आपको जानकारी रहेगी। देखिए एनसीएससी में आए, एनसीएससी में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अतिरिक्त सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा एनसीएससी में यदि देखा जाए तो टोटल 5 सदस्यीय समिति होती है, यानी 5 सदस्यीय आयोग है ये। कितने, इसमें टोटल 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अतिरिक्त सदस्य एडिशनल मेंबर के रूप में होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एनसीएससी जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य और अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, इन सभी की नियुक्ति कौन करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर के तहत एक वारंट द्वारा की जाती है। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति संघ की कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर के तहत एक वारंट द्वारा की जाती है। ऑप्शन में राष्ट्रपति आएगा, आपको राष्ट्रपति आंसर टिक करना है। उनकी सेवा की शर्तें और पद का कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि एनसीएससी के सदस्यों की सेवा शर्तें, उनके पदभार, उनके कार्यकाल के बारे में उनका निर्धारण कौन करता है, उनकी शर्तों को निर्धारित कौन करता है, तो कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट है कार्य इनका क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच एवं निगरानी करना तथा उनके कामकाज का मूल्यांकन करना, ये इनका काम होता है। काम क्या है, अनुसूचित जाति जो एससी कास्ट के लोग हैं, एससी कैटेगरी के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनके संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच की जाती है, उनकी निगरानी रखी जाती है और उनके कामकाज का मूल्यांकन भी किया जाता है, यानी उनके कामकाज को बढ़ावा दिया जाता है और उनको प्रोत्साहित करने का काम इस शेड्यूल कास्ट कमीशन का होता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगला है अनुसूचित जातियों को, अगला कार्य है फर्स्ट सेकंड है अनुसूचित जातियों को अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। यानी ध्यान रखिएगा यदि अनुसूचित जाति के लोगों को किसी कार्य से या किसी उपाय से वंचित किया जाता है, उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है, यदि उनके कार्य करने से वंचित किया जाता है, अधिकारों से वंचित किया जाता है और उनकी एक विषय, उनको यदि वो जांच की मांग करते हैं तो जांच की मांग करने पर अनुसूचित जाति आयोग उनका सहयोग करता है, ये काम इसका होता है। अगला है थर्ड पॉइंट मेरे प्यारे दोस्तों, अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास। ये देखिए सोशलिस्ट और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की योजना प्रक्रिया में भाग लेना, किस प्रकार से अनुसूचित जाति के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, किस प्रकार के उसका सामाजिक और आर्थिक उत्थान को उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, इन सभी के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनमें ये शेड्यूल कास्ट कमीशन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भाग लेता है और सलाह भी देता है तथा केंद्र या राज्य के तहत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करता है। और ये भी है जो केंद्र और राज्य में उनके विकास डेवलपमेंट का ये मूल्यांकन भी करता है। तो ये इसके काम होते हैं। अब आप
आगे देखेंगे तो देखिए अगला कार्य है, हाँ अभी और है कार्य, इसके बहुत ज्यादा हैं, कार्य समझ लीजिएगा अच्छे ढंग से आराम से बिल्कुल। राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से ऐसे अन्य अवसरों पर जैसा वह उचित समझे सुरक्षा उपायों के कार्यकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ये राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से भी इनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उनके अवसरों पर जैसा वह, यानी राष्ट्रपति जैसी मांग करते हैं वैसा ही ये उनके रिपोर्ट शेड्यूल कास्ट के बारे में रिपोर्ट भी प्रस्तुत करते हैं। अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सुरक्षा उपायों, अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन केंद्र या राज्य द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में सिफारिशें भी करता है। यानी सिंपल सा शेड्यूल कास्ट के लोगों की को आगे बढ़ाने के लिए उनको सामाजिक और आर्थिक कल्याण और उनका संरक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच ये सिफारिशें भी प्रस्तुत करता है, उनको आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करने का प्रयास करता है। अगला है वर्ष 2018 तक आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के संबंध में भी समान कार्य करने की आवश्यकता थी। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वर्ष 2018 तक आयोग को, जो शेड्यूल कास्ट आयोग कमीशन था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग था, तो पिछड़ा वर्ग के ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध, पिछड़ा वर्ग के संबंध में, ओबीसी के संबंध में भी समान कार्य करने की आवश्यकता थी। यानी ध्यान रखिएगा 2018 तक देखा जाए तो जो ओबीसी के लोग थे ये भी पिछड़े, यानी पिछड़े वर्ग के लोग, ये भी शेड्यूल कास्ट की तरह ही इन पर भी कार्य करने की आवश्यकता थी, परंतु इसे 102वें संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा इस उत्तरदायित्व से मुक्त किया गया था। यानी पहले क्या था, जो शेड्यूल कास्ट कमीशन था ये ओबीसी के लिए भी कार्य कर रहा था, यही ओबीसी को भी बढ़ावा देने का कार्य कर रहा था, परंतु 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा इसे इस ओबीसी के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर एक चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन बन के तैयार हो गया कि शेड्यूल कास्ट कमीशन को ओबीसी के उत्तरदायित्व से कब मुक्त किया गया और किस संविधान संशोधन के द्वारा मुक्त किया गया। तो 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा इसे मुक्त कर दिया गया है। अगला है अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए अन्य संवैधानिक प्रावधान। अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए और क्या असंवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, ये भी आज हम जानकारी करेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन तो किया गया, परंतु अनुसूचित जाति के आयोग के को बढ़ाने के लिए, उनके उत्थान के लिए और हमने और हर संभव क्या प्रयास किए गए हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 15 आ जाता है आपके सामने, अनुच्छेद 15, और अनुच्छेद 15 आपको पता है 14 से 18, आर्टिकल 14 to 18 की यदि बात करते हैं तो हमें तुरंत याद आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों अनुच्छेद 15 ये अनुच्छेद विशेष रूप से जाति के आधार पर भेदभाव के मुद्दे को संबोधित करता है, यानी जाति के आधार पर समानता प्रदान करने की कोशिश करता है यह आर्टिकल 15। यानी जो जाति के आधार पर यदि भेदभाव होता है तो उस मुद्दे को उजागर करने का काम करता है, उसके अधिकार को परिलक्षित करता है, सबके सामने रखने का प्रयास करता है। अनुसूचित जातियों के संरक्षण और उत्थान पर बल देता है, अनुसूचित जातियों के संरक्षण और उनके उत्थान पर भी बल देता है। ध्यान रखिएगा। अगला है मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 आपको पता है यह भी समानता के अधिकार पर आधारित है और यह अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है। ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत भेदभाव का अंत किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल 17 के तहत छुआछूत भेदभाव का अंत हो जाता है। अंत करने का प्रावधान हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संविधान के भाग 3 में वर्णित किया गया है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर रोक लगाता है। यानी यदि अस्पृश्यता पर अभ्यास किया जा रहा है, छुआछूत पर अभ्यास किया, किसी प्रकार का यदि बढ़ावा दिया जा रहा है तो उस पर रोक लगाता है। यह सामाजिक भेदभाव को खत्म करने तथा सभी व्यक्तियों की समानता एवं सम्मान को बढ़ावा देता है। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 17 और आर्टिकल 15 भी अनुसूचित जातियों को बढ़ावा देने का काम करता है, पिछड़े लोगों को बढ़ावा देने का काम करता है। भेदभाव, छुआछूत, जाति के आधार पर छुआछूत, देखिए आर्टिकल 15 जाति के आधार पर किए, अनुसूचित जाति के हैं, ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इनको छुआ ना जाए, तो इस छुआछूत को समाप्त करने के लिए आर्टिकल 15 ने भी यानी मौलिक अधिकारों में भी इनका प्रावधान किया गया है। इसके बाद छुआछूत भेदभाव का अंत आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता से संबंधित
प्रावधान करके भी यह व्यवस्था की गई है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखिए आ गए आर्टिकल 46। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमने वहां पर देखा आर्टिकल 15 और 17 यानी मौलिक अधिकारों के तहत भी शेड्यूल कास्ट के लोगों को बढ़ावा देने का संवैधानिक प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? शेड्यूल कास्ट के लोगों को मौलिक अधिकारों के तहत प्रावधान करके उनको बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। चलिए आर्टिकल 46 नीति निर्देशक तत्वों में, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो प्रावधान किया गया वो देखिए आर्टिकल 46 में शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। यह अनुच्छेद राज्य को अनुसूचित जातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाने का निर्देश देता है। मेरे प्यारे दोस्त तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 46 भी इन संवैधानिक आधार पर इनको बढ़ावा देने का, इनके संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान करता है, इनके हितों की रक्षा करने का प्रावधान करता है। अब आ जाते हैं अगला अनुच्छेद 243 D4 243 D4। यह प्रावधान क्षेत्र में उनकी आबादी के अनुपात में पंचायतों, स्थानीय व सरकारी स्व सरकारी संस्थानों, पंचायतों में अनुसूचित जाति के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 243 D4 यह पंचायतों में उनके सीटों को अनिवार्य रूप से बढ़ावा करने को, उनको रिजर्वेशन देने का प्रावधान करता है। यानी उन्हें आगे रिजर्वेशन के तहत उनको सीटें भी प्रदान की जा रही हैं, चुनाव के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है, यानी उन्हें प्रतिनिधित्व का भी मौका दिया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 243 T4। यह प्रावधान क्षेत्र में उनकी आबादी के अनुपात में नगर पालिका, देखिए आर्टिकल, देखिए यहां पर समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 243 D4 का काम क्या है? ये पंचायतों में इनको, इनकी सीटों में आरक्षण प्रदान करता है अनुसूचित जातियों को और कमजोर वर्ग के लोगों को। और आर्टिकल 243 T4 यह प्रावधान उनकी आबादी के अनुपात में नगर पालिकाओं यानी शहरी स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करता है। तो अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करता है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए बहुत सारे प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान अनुसूचित जाति कमजोर वर्ग के लोगों को बढ़ावा देने के अकॉर्डिंग किया गया है। तो अगला है प्रावधान है आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332। अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में लोकसभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। तो देखिए आपको यहाँ पर याद ध्यान करना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपके माइंड में शेड्यूल कास्ट के बारे में, अनुसूचित जातियों के बारे में जो क्वेश्चन आता है, तो अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग के बारे में, तो देखिए आर्टिकल 243 D4 एक आपका आर्टिकल 243 D4 है और एक आर्टिकल 243 T4 है, T4 ये और ये आपकी, और एक आपका आर्टिकल 330 एंड 332 ये इनको आरक्षण की सीटें प्रदान करते हैं। इनके यदि इनकी आबादी के अनुपात में, इनकी आबादी के अनुपात को देखते हुए, यदि आबादी पर्याप्त है उस अनुपात को देखते हुए इनके सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है। आर्टिकल 243 D4 ये ग्राम पंचायतों यानी पंचायती व्यवस्था में सीटों का आरक्षण प्रदान करते हैं। यानी पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में यदि देखा जाए तो ग्राम पंचायतों में शेड्यूल कास्ट के लोगों को, एससी के लोगों को या कमजोर वर्ग के लोगों को आर्टिकल 243 D4 उनके उत्थान के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायतों में सीटों का आरक्षण प्रदान करती है। इसके बाद 243 D4 यह शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं में भी एससी कैटेगरी के लोगों के लिए नगर पालिकाओं में भी इनको आरक्षण प्रदान किया गया है।
ये संविधान के, देखिए अनुसूचित जाति आयोग के अलावा संविधान के अन्य प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है जो अनुसूचित जाति के लोगों को उनके उत्थान के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं। आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में और आर्टिकल 332 के तहत राज्यसभा में भी इनके लिए अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये संविधान के संवैधानिक प्रावधान है जो शेड्यूल कास्ट के लोगों को, एससी कैटेगरी के लोगों को या कमजोर वर्ग के लोगों को, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके उत्थान के लिए ये संवैधानिक प्रयास किए गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सभी को यह क्लास बेहतरीन ढंग से समझ में आई होगी। आपने अनुसूचित जाति के बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से समझा होगा। अनुसूचित जाति आयोग क्यों चर्चा में था, तो ये भी आपने जाना कि अनुसूचित जाति आयोग के बारे में आज हमारा जो चर्चा करने का, जो हमने चर्चा किया, इसका मेन रीजन क्या था। इसका मेन रीजन अनुसूचित जाति आयोग को लगा कि जोमेटो ने जो विज्ञापन दिया है, जोमेटो कंपनी ने जो विज्ञापन दिया है वो अमानवीय और जातिवादी है, इसीलिए उसको नोटिस जारी कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा किस कंपनी को नोटिस जारी की गई है, तो जोमेटो कंपनी को नोटिस जारी की गई है। किस उद्देश्य से, किस आधार पर, बेस क्या था, तो अमानवीय और जातिवादी, उनके एक विज्ञापन को अमानवीय और जातिवादी करार देते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी ने इनको नोटिस जारी किया है। तो आई होप आप सभी को यह क्लास बेहतरीन ढंग से समझ में आई होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था और आप सभी को यह क्लास बेहतरीन ढंग से समझ में आई होगी। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद और आप सभी को कामतगिरी एकेडमी के अन्य प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अन्य चैनल से जुड़ने के लिए ये आपका फेसबुक कामतगिरी एकेडमी सतना, कामतगिरी एकेडमी सतना ट्विटर अकाउंट, कामतगिरी एकेडमी सतना यूट्यूब चैनल, कामतगिरी एकेडमी सतना इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के साथ, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं मेरे प्यारे दोस्तों। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।